आज हम दक्षिण भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जहां एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। अच्छा, किस तरह का विरोधाभास? मतलब ये कि लगभग 550 ईस्वी से लेकर मान लीजिए 13वीं शताब्दी तक, करीब 800 साल। हाँ, 800 साल तक इस पूरे इलाके में लगातार लड़ाइयां होती रहीं। कुछ राजवंश आए, कुछ चले गए और सब एक ही चीज के लिए लड़ रहे थे, रायचूर दोआब जैसी उपजाऊ जमीन पर कब्जा। बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है, और यही वो विरोधाभास है जिसकी मैं बात कर रही थी, देखिए, कि इसी लगातार चलने वाले संघर्ष के बीच कला, आर्किटेक्चर और यहाँ तक कि लोकतंत्र जैसे विचारों में एक जबरदस्त रचनात्मकता का विस्फोट हुआ। हाँ, यही तो आज की हमारी पड़ताल का विषय है। ये सोचना भी अजीब है कि जंग के माहौल में कोई इतनी शानदार विरासत कैसे बना सकता है। तो हमारे पास जो स्रोत है वो हमें 4 बड़े राजवंशों की कहानी बताते हैं: पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल। आज हम दक्षिण भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जहां एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। अच्छा, किस तरह का विरोधाभास? मतलब ये कि लगभग 550 ईस्वी से लेकर मान लीजिए 13वीं शताब्दी तक, करीब 800 साल। हाँ, 800 साल तक इस पूरे इलाके में लगातार लड़ाइयां होती रहीं। कुछ राजवंश आए, कुछ चले गए और सब एक ही चीज के लिए लड़ रहे थे, रायचूर दोआब जैसी उपजाऊ जमीन पर कब्जा। बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है, और यही वो विरोधाभास है जिसकी मैं बात कर रही थी, कि इसी लगातार चलने वाले संघर्ष के बीच कला, आर्किटेक्चर और यहाँ तक कि लोकतंत्र जैसे विचारों में एक जबरदस्त रचनात्मकता का विस्फोट हुआ। हाँ, यही तो आज की हमारी पड़ताल का विषय है। ये सोचना भी अजीब है कि जंग के माहौल में कोई इतनी शानदार विरासत कैसे बना सकता है। तो हमारे पास जो स्रोत है वो हमें 4 बड़े राजवंशों की कहानी बताते हैं: पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस लगातार टकराव ने असल में इनोवेशन को बढ़ावा दिया। कहानी की शुरुआत करते हैं पल्लवों से। ठीक है। उनकी राजधानी थी कांची, यानी आज का कांचीपुरम। कांची उस वक्त सिर्फ एक पॉलिटिकल कैपिटल नहीं थी, बल्कि संस्कृत की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा सेंटर थी। सही। लेकिन पल्लवों की असली पहचान, उनका सबसे बड़ा योगदान, वो है जिसने दक्षिण भारत के मंदिरों का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने द्रविड़ स्टाइल के आर्किटेक्चर की नींव रखी। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत की राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने सोचा नहीं था। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने कहा, हम मंदिर बनाने के लिए ईंट पत्थर क्यों जोड़े, हमारे पास ये विशाल चट्टाने हैं, क्यों ना इन्हीं को तराश कर मंदिर बना दिया जाए। अच्छा। और यहीं से मंडप शैली की शुरुआत हुई। ये एक क्रांतिकारी सोच थी। कारीगर एक पूरी चट्टान को अंदर से खोखला करके मंदिर का रूप देते थे। यहाँ एक बात सोचने वाली है, हम राजाओं को सिर्फ योद्धा या शासक की तरह देखते हैं, लेकिन महेंद्र वर्मन ने मत्तविलास प्रहसन नाम का एक मजेदार संस्कृत नाटक भी लिखा। हाँ, मतलब एक राजा जो युद्ध और प्रशासन में लगा है, वो एक कॉमेडी प्ले लिख रहा है। ये दिखाता है कि उस दौर में शक्ति का मतलब सिर्फ तलवार चलाना नहीं था। अपनी संस्कृति और ज्ञान का प्रदर्शन करना भी सत्ता का एक बहुत अहम हिस्सा था। एक तरह की सॉफ्ट पावर। बिल्कुल। सदियों पहले उनका अपना जीवन भी काफी दिलचस्प था। वो पहले जैन धर्म को मानते थे,
लेकिन फिर शैव संत अपार से इतने प्रभावित हुए कि शैव बन गए। तो ये भक्ति आंदोलन के प्रभाव को भी दिखाता है। बहुत गहरे प्रभाव को। तो पल्लवों ने कला की एक नई जमीन तोड़ी, लेकिन उनके बाद आए नरसिम्हवर्मन प्रथम, सबसे महान पल्लव राजा। हाँ, उन्हें सबसे महान माना जाता है। उन्होंने इस कला को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। सही। नरसिंहवर्मन प्रथम एक शक्तिशाली योद्धा भी थे। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन चालुक्यों को उनकी राजधानी वातापी में जाकर हराया और वातापिकोंड का टाइटल लिया। हाँ, वातापिकोंड यानी वातापी का विजेता। लेकिन उनकी असली विरासत है महाबलीपुरम शहर, जिसे उन्होंने बसाया। और महाबलीपुरम के वो मशहूर रथ मंदिर। हाँ, जिन्हें सप्त पैगोड़ा भी कहते हैं। हाँ, सप्त पैगोड़ा। यहाँ उन्होंने अपने पिता के आइडिया को और आगे बढ़ाया। उन्होंने सोचा, चट्टान को अंदर से क्यों तराशें, क्यों ना पूरी की पूरी चट्टान को ही बाहर से तराश कर एक मंदिर बना दें। वाह। और इस तरह बने एकाश्मक रथ मंदिर। एकाश्मक मतलब एक ही पत्थर से। बिल्कुल, एक ही पत्थर से बना हुआ। ये आर्किटेक्चर में एक बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, छलांग थी। उस दौर की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगता है कि मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग ने भी कांची की यात्रा की थी। अच्छा, और फिर ये स्टाइल और भी विकसित हुआ है ना? हाँ, नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय में। उन्होंने चट्टानों को तराशना छोड़कर। हाँ, अब उन्होंने पत्थरों को एक दूसरे से जोड़कर विशाल मंदिर बनाने शुरू किए, जिन्हें हम स्ट्रक्चरल टेम्पल्स कहते हैं। जैसे कांची का कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम का शो टेम्पल, ये इसके सबसे शानदार उदाहरण है। तो आप देखिए, एक ही राजवंश में आर्किटेक्चर की पूरी यात्रा दिखती है। गुफाओं से निकलकर एक पत्थर के मंदिरों तक, और फिर पत्थरों को जोड़कर बने विशाल मंदिरों तक। ये एक अद्भुत विकास था। तो जहां पल्लव पूर्वी तट पर पत्थर तराशने की कला में माहिर हो रहे थे, उसी समय दक्कन के पठार पर उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चालुक्य। हाँ, चालुक्य, वो ये सब देख रहे थे, सीख रहे थे और सोच रहे थे, हम भी कुछ करेंगे, लेकिन कुछ अलग करेंगे। और उन्होंने वाकई कुछ अलग किया। चालुक्यों के सबसे ताकतवर राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो हर्षवर्धन को हराना थी, है ना? बिल्कुल। उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन को, उन्होंने हर्षवर्धन की विशाल सेना को नर्मदा नदी के किनारे रोक दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। हाँ, ये एक ऐसी जीत थी जिसने एक तरह से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक सीमा खींच दी थी। और इस शानदार जीत के बारे में हमें पता चलता है उनके दरबारी कवि रविकृति के लिखे ऐहोल अभिलेख से। सही कहा। ये उस दौर की घटनाओं को समझने का एक सीधा और भरोसेमंद जरिया है। लेकिन यहाँ आर्किटेक्चर में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, चालुक्य एक चौराहे पर बैठे थे। उनके उत्तर में मंदिरों का नागर स्टाइल था और दक्षिण में पल्लवों का द्रविड़ स्टाइल। और उन्होंने किसी एक को नहीं चुना, उन्होंने दोनों को मिला दिया। एक फ्यूजन बनाया। हाँ, एक नया फ्यूजन स्टाइल बनाया, जिसे वेसर शैली कहा जाता है। वो अपने समय के महान सिंथेसाइजर यानी संयोजक थे। इसीलिए शायद ऐहोल को भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना कहते हैं। बिल्कुल। सोचिए, एक छोटी सी जगह पर 70 से ज्यादा मंदिर। 70 से ज्यादा? हाँ, और हर एक में कुछ नया प्रयोग। पट्टडकल भी उनका एक बड़ा कला केंद्र था। चाह का विरूपाक्ष मंदिर बहुत मशहूर है। तो एक तरफ वो पल्लवों से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ उनकी कला से प्रेरणा लेकर कुछ नया बना रहे थे। यही तो वो विरोधाभास है। तो इस लड़ाई और रचनात्मकता की कहानी में अब एक नए खिलाड़ी की एंट्री होती है। चालुक्यों के बाद मंच पर आए राष्ट्रकूट। और ये सिर्फ दक्कन तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। नहीं, उनकी नजरें उत्तर भारत पर थीं। राष्ट्रकूट दक्कन की पहली ऐसी शक्ति थे जिन्होंने सही मायनों में अपनी ताकत उत्तर भारत में दिखाई। और उस समय उत्तर भारत में सत्ता का केंद्र था कन्नौज। बिल्कुल। और उस पर कब्जे के लिए राष्ट्रकूटों ने बंगाल के पालों और पश्चिमी भारत के गुर्जर प्रतिहारों के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। हाँ, जो करीब 100 साल तक चला। ये उनकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। लेकिन उनकी जो देन है वो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। हाँ। जब हम मंदिर के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि इसे बनाया गया होगा, पर ये मंदिर बनाया नहीं गया। क्या होगा ये? कारीगरों ने एक विशाल पहाड़ की चोटी पर काम शुरू किया और ऊपर से नीचे की ओर काटते तराशते हुए एक पूरे मंदिर को उसी एक चट्टान से बाहर निकाला। ऊपर से नीचे? हाँ, ऊपर से नीचे। जरा सोचिए, इसमें अंडू का कोई बटन नहीं था। एक गलती, एक कारीगर का छीनी से एक गलत वार
और पूरे स्ट्रक्चर का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ सकता था। इसके लिए जिस स्तर की प्लानिंग और सटीकता चाहिए थी, वो आज के जमाने में भी हैरान कर देती है। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। राष्ट्रकूटों में एक और राजा हुए, अमोघवर्ष प्रथम। हाँ, जो अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे। एक शासक और विद्वान। हाँ, अमोघवर्ष एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने कन्नड़ भाषा में काव्य और व्याकरण पर कविराज मार्ग नाम की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी। वो जैन धर्म को मानते थे। सही, और कला साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे। पंपा, पुन्ना और रत्ना, जिन्हें कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न कहा जाता है, वो भी राष्ट्रकूटों के दौर से ही जुड़े थे। हाँ, और एलिफेंटा की गुफाओं में जो वो शिव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति है, वो भी उन्हीं के समय की देन है। ठीक है, तो पल्लवों ने कला की शुरुआत की, चालुक्यों ने उसे मिलाया और राष्ट्रकूटों ने उसे एक भव्य और महत्वाकांक्षी रूप दिया। एक प्रोग्रेशन दिखता है। बिल्कुल। अब कहानी के सबसे शक्तिशाली अध्याय पर आते हैं, चोल राजवंश। अब बात होगी नेवी की। हाँ, ये अपनी नौसेना और गांव को चलाने के एक अनोखे सिस्टम के लिए मशहूर है। चोलों ने इस खेल को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने समझा कि असली ताकत सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी है। राजा राज प्रथम? हाँ, राजा राज प्रथम ने एक विशाल नेवी बनाई और उत्तरी श्रीलंका से लेकर मालदीव तक जीत हासिल की। और अपनी इसी ताकत को दिखाने के लिए उन्होंने तंजौर में विशाल बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। एक और बड़ा काम उन्होंने किया, पूरे साम्राज्य की जमीन का सर्वे करवाया। जमीन का सर्वे? हाँ, जो उस जमाने के प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम तो उनसे भी 2 कदम आगे निकले। बिल्कुल, वो अपनी सेना लेकर उत्तर भारत में गंगा के किनारे तक पहुंच गए। और गंगेकोन चोल का टाइटल लिया, मतलब गंगा का विजेता। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि थी एक नौसैनिक अभियान। कहाँ पर? उन्होंने अपनी नेवी लेकर श्री विजय साम्राज्य यानी आज के इंडोनेशिया और मलेशिया के कुछ हिस्सों पर हमला किया और जीता। भारतीय इतिहास में समंदर पार इतना बड़ा और सफल अभियान पहले कभी नहीं हुआ था। ये दिखाता है कि चोलों का समंदर पर कितना कंट्रोल था। उन्होंने गंगेकोन चोलापुरम नाम की एक नई राजधानी भी बसाई। ठीक है, एक शक्तिशाली नौसेना, बड़े बड़े मंदिर, ये तो एक आम साम्राज्य जैसा ही लगता है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि गांव के स्तर पर कुछ बहुत अलग हो रहा था। कुछ ऐसा जो लगभग लोकतांत्रिक लगता है। क्या ये बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है या चोलों के राजकाज में वाकई कुछ अनोखा था? ये चोल प्रशासन का सबसे दिलचस्प पहलू है और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। अच्छा। हमें उत्तरी मेरूर शिलालेख से उनके गांव चलाने के सिस्टम की पूरी जानकारी मिलती है। क्या था वो सिस्टम? हर गांव की अपनी सभा होती थी और गांव के कामों को देखने के लिए अलग अलग समितियां होती थी, जिन्हें वारियम देखते थे। अलग अलग कामों के लिए अलग समितियां? हाँ, जैसे तालाबों की देखभाल के लिए एक समिति, बाग बगीचों के लिए दूसरी और न्याय के लिए एक अलग समिति। और इन समितियों के सदस्य कैसे चुने जाते थे? क्या राजा उन्हें चुनता था? नहीं, और यही इसकी सबसे क्रांतिकारी बात है। सदस्यों का चुनाव कुदुवोले नाम के एक सिस्टम से होता था। कुडुवोले? ये क्या था? ये एक तरह की लॉटरी थी। जो लोग चुनाव के लिए योग्य होते थे, उनके नाम ताड़ के पत्तों पर लिखकर एक घड़े में डाल दिए जाते थे। फिर क्या जाता? ये तो बहुत निष्पक्ष तरीका लगता है। लेकिन क्या कोई भी चुनाव लड़ सकता था? क्या ये आज के लोकतंत्र जैसा था? यहाँ थोड़ा रुककर समझना होगा। हमें अपने आज के लोकतंत्र के विचार को उन पर थोपना नहीं चाहिए। अच्छा। चुनाव लड़ने की कुछ शर्तें थीं। आपके पास अपनी जमीन होनी चाहिए, एक निश्चित उम्र होनी चाहिए और आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये एक व्यक्ति एक वोट वाला सिस्टम नहीं था? नहीं, ये गांव के सम्मानित और पढ़े लिखे जमींदारों का शासन था। फिर भी अपने समय के हिसाब से ये बहुत ही प्रगतिशील और निष्पक्ष व्यवस्था थी। ये वाकई कमाल है। और चोलों की कला, उनकी कांसी की मूर्तियां? हाँ, खासकर नटराज की मूर्ति आज भी दुनिया भर में मशहूर है। स्रोत में अलग अलग तरह के भूमि अनुदानों का भी जिक्र है, जो काफी रोचक है। गैर ब्राह्मण किसानों के पास थी। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को दान में दी गई टैक्स फ्री जमीन थी। टैक्स फ्री? हाँ। फिर देवदान मंदिरों को दी गई जमीन थी। शालभोग स्कूलों के लिए और पलच्छंदम जैन संस्थानों को दी गई जमीन थी। ये बंटवारा दिखाता है कि जमीन सिर्फ खेती के लिए नहीं थी, बल्कि समाज में धर्म, शिक्षा और सामाजिक रुतबे को बनाए रखने का एक जरिया भी थी। बिल्कुल। तो हमने पल्लवों की कला से लेकर चोलों की नौसैनिक शक्ति और गांव के शासन तक एक लंबा सफर तय किया। एक पूरा चक्र देखा। हमने देखा कि कैसे साम्राज्य बने और मिटे और कैसे लगातार संघर्ष चलता रहा।
तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये राजवंश सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वे एक दूसरे से सीख भी रहे थे। हाँ, ये एक जरूरी बात है। पल्लवों की कला ने चालुक्यों का रास्ता दिखाया और इन सभी की विरासत चोलों के समय में अपने शिखर पर पहुंची। ये एक निरंतरता की कहानी है। और सबसे बड़ी बात? शायद सबसे बड़ी बात यह है कि चोलों ने प्रशासन के जो नए तरीके अपनाए, जैसे गांव को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार देना और मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था बनाना, इन चीजों ने दक्षिण भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने पर सदियों तक गहरा असर डाला, उनके साम्राज्य के खत्म हो जाने के बाद भी। तो ये कला, युद्ध और प्रशासन की एक मिलीजुली विरासत है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? स्रोत में हमें मंदिरों और ब्राह्मणों को दी जाने वाली टैक्स फ्री जमीन के बारे में विस्तार से पता चलता है। हाँ। तो जरा सोचिए, इस तरह की व्यवस्था ने समाज में ऐसी शक्तिशाली संस्थाएं बना दी जिन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो सवाल ये उठता है कि इस भूमि अनुदान प्रणाली ने उस क्षेत्र की लंबी अवधि की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर क्या असर डाला होगा, इन महान साम्राज्यों के मिट जाने के सदियों बाद भी।